मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में, विधानसभा में जिस तरह से राजनीतिक विरोध, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं, राजनीतिक दुश्मनी बनता जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण संसद में तो दिख ही रहा है लगातार। संसद के अलावा राज्यों की विधानसभाओं में भी दिख रहा है और लगता है कि ये गली मोहल्ले की लड़ाई हो रही है, विधानसभा में ये राजनीतिक लड़ाई नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण एक विधानसभा में भी दिखा, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच बहस हुई। नीतीश कुमार दावे करते रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने बिहार में किया वो सारा कुछ उन्हीं की सरकार ने किया, उसके पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे देश में यह दावा किया जाता है कि 2014 के बाद ही जो कुछ हुआ, उसके पहले कुछ नहीं हुआ था। अब इस बात पर, इस आरोप पर विपक्ष के नेताओं को आपत्ति होगी ही, और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हैं तो उन्हें भी आपत्ति हुई। लेकिन इन आपत्तियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से खारिज करते नजर आए और व्यक्तिगत आक्षेप लगाने लगे, और व्यक्तिगत आक्षेप फिर राबड़ी देवी ने भी लगाए, तो ये सारी चीजें बिहार के विधानसभा में देखने को मिल रही हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और कानून व्यवस्था का, लेकिन उस पर भी बिहार के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। कानून व्यवस्था का ये हाल है कि वहां पर एएसआई यानी दारोगा की लिंचिंग हो जा रही है। अगर वो मुलजिम को पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो उनको पीट पीट कर मार डाला जा रहा है। ये बिहार की स्थिति है कानून व्यवस्था की। लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में आज जो कुछ भी दिख रहा है, हालांकि बहुत कुछ दिख भी नहीं रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जो कुछ भी है वो सारा कुछ नीतीश कुमार की बदौलत है, अन्यथा बिहार में कुछ था ही नहीं। एक सुनाते हैं कि राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधान परिषद की सदस्य हैं, उनका क्या कहना है और किस मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ उनकी भिड़ंत हुई, वाद विवाद हुआ, और नीतीश कुमार को लेकर उनका क्या कहना है। राबड़ी देवी की आपत्ति है कि महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि उन्होंने सीधे तौर पर, उन्होंने ही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया है कि मानसिक रूप से नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। सुनते हैं पहले राबड़ी देवी को क्या कह रही हैं नीतीश कुमार को लेकर। आ रही हैं राबड़ी देवी, बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, और आरोप ये इसलिए लग रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार विधानसभा में कह रहे हैं, बता रहे हैं कि सारा कुछ जो कुछ हुआ है वो उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, और लॉ एंड ऑर्डर पर, तमाम मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, बीपीएससी की परीक्षा जो हुई है उसमें छात्र अभी तक आंदोलन कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर खामोशी है। लेकिन बिहार में क्या कुछ हुआ है, नीतीश कुमार सारी उपलब्धियां लेना चाहते हैं। बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हुआ क्या है बिहार में जिसकी वजह से वहां युवा जो है वो पलायन कर रहे हैं। बिहार में पलायन का दर देश भर में सबसे ज्यादा है, और अब वहां पर जब वो मुख्यमंत्री बने थे तभी कहे थे कि इस पलायन को रोका जाएगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस पर भी वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि बहुत कुछ कर दिया गया, उसके पहले बिहार में कुछ नहीं था। तो इस पर आपत्ति जताई है राबड़ी देवी ने, चूंकि वो भी मुख्यमंत्री रही हैं, लालू यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार भी डिप्टी सीएम रहे हैं, और डिप्टी सीएम नीतीश कुमार उसी समय थे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला था, नियुक्तियां मिली थी, भर्तियां हुई थी, जिसका श्रेय तेजस्वी लेते हैं, और ये कहते हैं कि जब वो थे सरकार में तभी ये सारी नियुक्तियां संभव हुई। उसके पहले भी और उसके बाद भी नीतीश सरकार में इस तरह से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। लेकिन और बहुत सारे व्यक्तिगत आक्षेप भी लग रहे हैं। अमलेंदु जी, जो ये बात है कि महिलाओं को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है, तेजस्वी भी कह चुके हैं, राबड़ी देवी बहुत बुरी तरीके से नाराज दिखाई पड़ रही हैं, जो हम लोगों ने अभी उनकी बाइट सुनी है। इन सारे मुद्दों पर और नीतीश कुमार के लिए जो कहा जा रहा है कि अब वो उस स्थिति में नहीं है कि सरकार संभाल सकें, शासन कर सकें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ को जान रही है? और अगर जान रही है तो नीतीश कुमार खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी उनको इस्तीफा देने के लिए राजी क्यों नहीं कर पा रही? देखिए समीर जी, बीजेपी असल में कमज़ोर नीतीश चाहती है, और ये ऐसी स्थिति नीतीश की, ये बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है कि नीतीश कुमार इस तरीके से कमज़ोर हो, नीतीश कुमार की छवि इस तरीके से ख़राब हो जाए। तो ऐसा ख़राब छवि वाला नीतीश भारतीय जनता पार्टी को सुहाता है। और जो राबड़ी देवी एक गंभीर आरोप लगा रही है कि उनकी पार्टी के 4-5 लोग हैं और बीजेपी वाले उनसे इस तरीके की भाषा बुलवा रहे हैं। जी। और वो साफ तौर पर संजय झा और ललन सिंह का नाम ले रही हैं कि ये मतलब इनकी पार्टी के 2 लोग। तो अब ये है कि नहीं है, ये तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये तो राबड़ी देवी को ज़्यादा मालूम होगा, वो बता रही हैं। या संजय झा और ललन सिंह को
मालूम होगा या नीतीश कुमार को मालूम होगा बिल्कुल। कि कौन उनसे क्या कहलवा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार क्या इतने भोले हैं कि किसी के कहने से कुछ भी बोल दे रहे हैं। अब जैसे अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने 4 या 3 मार्च को विधानसभा में कहा कि तुम्हारे पिताजी को हमने बनवाया था जी तेजस्वी यादव से, और तुम्हारी जाति के लोग भी हमसे पूछते थे कि वो क्या कर रहे हो। तो समीर जी, अब नीतीश कुमार की ये स्थिति कब थी कि वो लालू प्रसाद यादव को बनवा दे? मैंने तो खुद देखा है राजीव जी, हमारे यहाँ आए थे 91 के चुनाव में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और वीपी सिंह सब एक साथ आए थे। और मैंने देखा कि नीतीश कुमार जो थे वो लालू यादव के पीछे पीछे हाथ बांधे हुए चल रहे थे। हमने अपनी आंखों से देखा है। उस समय लालू यादव के कान पे लंबे लंबे सफेद बाल हुआ करते थे, 2-2 इंच लंबे, और ये नीतीश कुमार हाथ बांधे बांधे पीछे घूम रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया जॉर्ज फर्नांडिस के जरिए जी। तो ये अब सब इतिहास की चीजें, हम नीतीश कुमार कुछ भी कहते हो, इसलिए जवाब दिया बाहर निकलकर फिर तेजस्वी यादव ने। तो लालू जी की क्या बात करते हो, 2 बार तो मैंने उनको मुख्यमंत्री बनवाया है, और बात सही भी है जी कि 2 बार आपको मुख्यमंत्री तेजस्वी ने बनवाया, उनके भरोसे आप बने। तो अब नीतीश कुमार जिस तरीके की शब्दावली और जिस तरीके की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार की भाषा नहीं है। और अगर यही नीतीश कुमार की भाषा है और उम्र के आखिरी पड़ाव में आकर ये निकल रही है, तो फिर आदम गौंडवी का फिर वो शेर जो है वो अब कहना नहीं चाहिए, वो कहा जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। तो नीतीश कुमार जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, हम लोग वो सुन भी लेंगे कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा किस तरीके से था। जी बिल्कुल, ज़रूर सुनेंगे। और ये नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें कही, और किस बात पर जो राबड़ी देवी भड़की हुई है, एक तरह से कहा जाए, बहुत सारे व्यक्तिगत आक्षेप उन्होंने लगाए, और ऐसे कई मौके आ रहे हैं, ऐसी कई बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि जो बातें उनको एक नेता के रूप में भी नहीं बोलनी चाहिए, वो मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसी बातें कर रहे हैं। एक बार सुनते हैं नीतीश कुमार ने कहा क्या, जिसकी वजह से इतनी नाराजगी आ गई है। और राबड़ी देवी बिल्कुल गुस्से में दिखाई पड़ रही हैं, और कह रही हैं कि ऐसा नहीं कि उन्होंने व्यक्तिगत उनको कहा, उन्होंने सभी महिलाओं का अपमान किया है। क्या कहा नीतीश कुमार ने, सुन लेते हैं एक बार। ये बातें हैं जिसको लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा मच रहा है बिहार में। अब आखिरी सत्र ही है, क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ 5-6 महीने के बाद चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले की राजनीतिक बयानबाजियां भी चल रही हैं, और विधानसभा सत्र में भी इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है कि क्या राजनीतिक वहाँ पर गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह की। अभी तक तो नीतीश कुमार को लेकर यही चल रहा था कि वो इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे, ये बात अभी भी चल रही है। और तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि उनकी बात का क्या भरोसा, कब इधर है और कब उधर है। अभी सुनवाते हैं तेजस्वी यादव ने ये बात क्यों कही है। इसलिए कही है क्योंकि वो लगातार नीतीश कुमार आजकल लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी पर निजी हमले करते दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार हम लोग देखेंगे कि विधानसभा में उस समय क्या हुआ जिस मुद्दे पर राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार की बातों पर आपत्ति जताई, और उनको कहा कि ये जब वो कह रहे थे कि यहाँ पर सारा कुछ किया हुआ है, हमारी सरकार ने किया हुआ है, या मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए ये सारी चीज़ें हो गई हैं। सुनवाते हैं, दिखाते हैं आपको उस दृश्य को। लेकिन अमलेंदु जी एक टिप्पणी आपसे ये ले लें, ये जानना चाहेंगे कि आखिर नीतीश कुमार बिहार की अपने शासनकाल की ऐसी कौन सी उपलब्धि बताना चाह रहे हैं जो कि पूरे देश में, जिसको एक माना जाए कि एक मानक के रूप में कि हाँ बिहार ने ये दिया है, बिहार की सरकार ने ये दिया है। हाँ देखिए समीर जी, जो कहना चाहते हैं नीतीश कुमार और जो बताना चाहते हैं, तो आखिर वो चाहते क्या है, ये सवाल तो है। अब बताना चाहते हैं कि सब कुछ बिहार में उन्होंने किया, तो बिहार में किया क्या है आखिर उन्होंने, ये सवाल तो रहेगा। तो आप बता नहीं पा रहे हैं कि आपने किया क्या है। ये बहुत सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं, और इसको लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आपने अब तक किया क्या है। राबड़ी देवी ने भी सवाल यही किया है, भाई आपने किया क्या है। तो उस पर आग बबूला जो थे वो हो गए नीतीश कुमार। तो इतना आग बबूला होने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपने कुछ किया तो जनता उसको जानती होगी। अब कहा कि साहब देखिए, सब उनका जो वीडियो भी कई एक बार वायरल हुए थे कि साहब ये कितनी अच्छी सब ये महिला है, सब कपड़ा पहनती है। तो राबड़ी देवी ने पूछा कि भैया क्या 2014 से पहले लोग कपड़ा नहीं पहनते थे क्या, या 2005 से पहले लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, आगे कहना क्या चाहते हैं। तो जो नीतीश कुमार जो कहना चाहते हैं समीर जी, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। साफ तौर पे लग रहा है कि नीतीश कुमार की शायद मानसिक स्थिति जो ठीक नहीं है, या फिर उनसे दबाव डलवा कर कुछ कहलवाया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक बार उससे देखते हैं जो विधानसभा में जिस बात को लेकर, मुख्यमंत्री की बात को लेकर जो नाराजगी हुई, उस विजुअल्स को देखते हैं कि क्या हुआ, नीतीश कुमार ने क्या कहा, और फिर राबड़ी देवी ने किस तरह से उस पर प्रतिक्रिया दी। में विधानसभा चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और इस समय आखिरी सत्र चल रहा है विधानसभा का बिहार में। अब चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे राबड़ी देवी, और नीतीश कुमार कह रहे हैं
कि हमने बनवाया मुख्यमंत्री लालू यादव को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब लालू यादव चुनाव जीत रहे थे तब तक नीतीश कुमार का राजनीति में कुछ अता पता नहीं था। लेकिन इन सारी चीज़ों से बिहार के लोगों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर विधानसभा के भीतर, सदन के भीतर इन सारी चीज़ों के आने का मतलब क्या है? बिल्कुल सही बात है समीर जी, किसने किसको क्या बनवाया, तो आप ये भी कही ना कि हाँ। आपको किसने बनवाया मुख्यमंत्री? जी हाँ, तो कहिए जॉर्ज फर्नांडिस ने बनवाया उसका, कभी आप नाम नहीं लेते जॉर्ज फर्नांडिस का। पार्टी से किस तरह से निकाला गया उनको? निकाला गया, हाँ। या दूसरे शरद यादव जिन्होंने बनवाया तो आपने शरद यादव को भी निकाला। हाँ। तो जिसने आपको बनवाया आपने उसको निकाला, मतलब अपनी बातें खुद ही आप साबित कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार बहुत थके हारे अब लग रहे हैं समीर जी, और 20 साल तक लगभग कहा जाए कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राज किया है जी, जिस तरीके से, तो वो अब दुष्परिणाम उसके सामने आने लगे हैं। अब तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए समीर जी कि नीतीश कुमार जब भी अकेले लड़े हैं तो बुरी तरीके से पटखनी खाई है। या तो आरजेडी के साथ या बीजेपी के साथ, किसी के साथ रहते हैं तभी नीतीश कुमार कुछ कर पाते हैं, वरना नीतीश कुमार का बहुत बुरा हाल होता है जी। और रामविलास पासवान को आप क्यों याद नहीं करते भाई? रामविलास पासवान ने भी आपको किस तरीके से मदद की। अगर उस समय रामविलास पासवान ये जिद पे न अड़े होते कि साहब आरजेडी जो है किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दे, तो 3 महीने बाद दोबारा चुनाव नहीं होता तो क्या आप मुख्यमंत्री बन जाते? तब भी भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं बना पाती जी। तो रामविलास पासवान के योगदान को आप बिल्कुल भूल गए, और आप सबसे दुश्मन आप चिराग पासवान की दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपकी राजनीति जिस तरीके की वो सामने निकल करके आ रही है। हालांकि समीर जी, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, जाहिर सी बात है कि भाई भाई के खिलाफ होता है, पिता बेटे के खिलाफ होता है, बेटा पिता के खिलाफ होता है, सब चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी एक मर्यादा जी हाँ, होती है कम से कम। और उस मर्यादा, राजनीतिक विरोध अपनी जगह, हाँ, व्यक्तिगत संपर्कों को, संबंधों को लाना ये ठीक नहीं होता है। और यहाँ नीतीश कुमार व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, ये बहुत ओछी हरकत नीतीश कुमार की एक तरह से जी। बिल्कुल, इसीलिए उस पर राबड़ी देवी का जो गुस्सा हम लोगों ने देखा, नाराजगी देखी, वो उसी मुद्दे पर है कि वो व्यक्तिगत मामले ला रहे हैं। और वो व्यक्तिगत मामले न केवल वो बाहर बोल रहे हैं, उस पर कोई बात कर रहे हैं, बल्कि उन मुद्दों पर वो सदन के भीतर बोल रहे हैं। तो ये इसको लेकर नाराजगी दिखाई पड़ रही है साफ तौर पर राबड़ी देवी की। और उनका जो पूरा का पूरा जो गुस्सा था वो इसी मुद्दे पर था। और सबसे बड़ी बात यह कि जो महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार की पिछले कुछ समय से जो टिप्पणियां आ रही हैं, लगातार टिप्पणियां उनकी आई हैं, सदन में भी वो कुछ ऐसी बातें बोल चुके हैं कि उनकी अपनी पार्टी के लोग उससे बड़े बहुत हैरान रह गए कि नीतीश कुमार ये क्या कह रहे हैं। तो इस तरह की टिप्पणियों का उन्होंने जिक्र किया है। और सीधे तौर पर राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि वो नशे के आगोश में रहते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है। एक बार सुन लेते हैं राबड़ी देवी ने क्या कहा है। लेकिन बहुत गंभीर मामला है कि विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर राजनीतिक दलों के बीच में ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की जो बातें हैं, वो बहुत हैरान करने वाली हैं कि राजनीति में व्यक्तिगत मुद्दे नहीं होने चाहिए। और एक बार अभी ये भी है कि बार बार ये बातें हो रही हैं, तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि कोई भरोसा नहीं है कि अभी उधर है इधर, कहीं अगर नीतीश फिर आ गए तो क्या करेंगे? वो फिर इन बातों से पलटेंगे, क्योंकि वो जब आते हैं एक गठबंधन को छोड़कर दूसरे में, तो अपनी उस पूरी लीगेसी को लेकर आते हैं। हाँ, पहले भी आ चुके हैं, और पहले भी जब आए थे समीर जी तो इन्हीं राबड़ी देवी से जाकर के माफी मांगी थी जी, हाँ, गलती होगी, अब कभी गलती नहीं होगी। और फिर गलती करी जी, और फिर उधर पहुंच गए, फिर कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, हाँ, और फिर आ जाएंगे इधर। तो यही तेजस्वी ने कहा कि इनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और विधानसभा में भी कहा था तेजस्वी ने जी कि हमारे चाचा पलटी नहीं मारेंगे, इसकी गारंटी तो मोदी जी भी नहीं दे सकते, और इसीलिए मोदी जी गारंटी नहीं दे रहे। इसीलिए मोदी जी घोषणा नहीं कर रहे हैं कि अगर सरकार बन जाएगी तब आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे जी, हाँ, कि पता नहीं आपका पलटी मार जाए, मान लो घोषणा कर दे मोदी जी, और सरकार मतलब मुख्यमंत्री बनने के लिए आप इंडिया गठबंधन में चले जाए, फिर जाके राबड़ी देवी से हम माफी मांगने पैर छू लें जी। तो इसीलिए मोदी जी भी घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो मोदी जी तो खैर पहले से जानते थे उनको, मोदी जी तो सब सरेआम घोषणा कर चुके थे, क्या क्या जानते थे वो शब्द हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो ये जिस तरीके की चीजें चल रही, तो नीतीश कुमार का अब जो निकल कर आ रहा है समीर जी, ये एक हारे और थके हुए नेता का जो है वो वक्तव्य मालूम पड़ते हैं कि जो व्यक्तिगत स्तर पर इस तरीके से आकर के अगर टिप्पणी करने लग जाए तो आप समझ लीजिए उसकी राजनीति समाप्ति की ओर है। जी बिल्कुल। तो सुनते हैं एक बार राबड़ी देवी को कि नाराजगी उनकी किस बात से है, और नीतीश कुमार जो व्यक्तिगत आक्षेप उन पर और उनके परिवार पर लगा रहे हैं उसको लेकर उनका क्या कहना है। कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये आरोप लगा रही हैं, और दिल्ली व बिहार में गुंडा राज की बात भी कर रही है राबड़ी देवी। उस पर भी जिक्र करेंगे कि क्यों गुंडा राज की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है बिहार में। लेकिन
जो राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया आई है या नीतीश कुमार की, और राबड़ी देवी साफ तौर पर कह रही है कि नीतीश कुमार ये सब जो उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, उनकी भाषा में अगर हम कहें, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कुछ लोगों के दबाव में कह रहे हैं, और उनमें उन्होंने सीधे तौर पर नाम लिया है जेडीयू के नेता लल्लन सिंह का। लल्लन सिंह इस पर क्या कहते हैं, एक बार सुन लेते हैं। वो भी अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन ये कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जो कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहे हैं मेन, उनमें से लल्लन सिंह एक है। हाँ, ये कहा था कि लल्लन सिंह और संजय झा दो लोग जो हैं वो जी काम कर रहे हैं। हाँ। और एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार अभी तक जो बने हुए हैं एनडीए में, उसके पीछे ये दो लोग ही मुख्य कारण बताए जाते हैं। है कि नहीं है हमें क्या मालूम। जी जी बिल्कुल। चर्चा यही है कि यही दो लोग हैं। हाँ। और इसको बार-बार ये दोनों लोग अपने बयानों से साबित करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, साबित करते रहते हैं कई सारे मसलों पर, और संसद में भी ये लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करते दिखते हैं। लेकिन राबड़ी देवी का ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये नीतीश कुमार अगर जो इस तरह से बयान दे रहे हैं, उसके पीछे कुछ नेताओं का, जिनमें जेडीयू के भी नेता हैं और बीजेपी के भी, तो जेडीयू के नेताओं में उन्होंने लल्लन सिंह और संजय झा का खास तौर पर नाम लिया है। संजय झा की अब उस पर प्रतिक्रिया आई है, वो आपको सुना देते हैं। और राबड़ी देवी का कहना है कि नीतीश कुमार से इस तरह की बातें बुलवाकर जानबूझकर उनकी छवि खराब करना चाहते हैं जेडीयू के कुछ नेता, और भारतीय जनता पार्टी तो करना ही चाहती है। अब सुनते हैं लल्लन सिंह ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा है। और नीतीश कुमार की भाषा ये अज्ञानियों की भाषा है, और हताशा में ये बयान वो दे रहे हैं। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये बात लल्लन सिंह भी नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये बात लल्लन सिंह भी नहीं कह रहे हैं। आपने सही पकड़ा एकदम से कि ये बात लल्लन सिंह भी नहीं कह रहे हैं, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि गठबंधन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। जी हाँ, कि सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये भी नहीं कह रहे हैं। बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि उन्होंने गठबंधन बदल लिया, जबकि गठबंधन बदल लेना का मतलब ये है कि आपने अपनी पूरी विचारधारा ही बदल ली, और इसीलिए उनको पलटू राम वहां कहा जाता है। लेकिन उसको ये लोग बहुत सहजता से ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बदली थी। सरकार नहीं बदली थी, गठबंधन बदला था। सरकार कैसे नहीं बदली थी भाई? सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से कैसे जो थे वो पैदल हो गए थे। बिल्कुल। ये सवाल तो उठेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं। तो जो जिस तरीके से सवाल, तो अब ये जो है वो मतलब जो कहा जाता है नीतीश कुमार के लिए, ये एक तरीके से जो राबड़ी देवी कहती हुई सुनी जा रही है समीर जी, कि यही लोग इनको मतलब उनका बढ़ाएंगे, खाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे ही बोला उन्होंने कि भड़का रहे हैं, और इन्हीं के कहने को कह रहे हैं, और यही नीतीश कुमार को मतलब एक इसका नुकसान करेंगे नीतीश कुमार का। तो ये यही जो है, तो उनमें लल्लन सिंह का स्पष्ट जो है वो नाम लिया है। तो अब लल्लन सिंह उसको एक तरीके से कहा जाए क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो लल्लन सिंह जाने। लेकिन इसके जो निहितार्थ जो लोग निकाल रहे हैं वो अच्छे नहीं निकल रहे। जी बिल्कुल। और जो बातें कही हैं तेजस्वी यादव ने, उसको भी एक बार सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। और नीतीश कुमार को आपको बता दें कि संसद विधानसभा के बाहर भी और भीतर भी वो लगातार आरजेडी के नेताओं के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं। लालू यादव के लिए उन्होंने कहा कि जब वो केस में फंस गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, और इस पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है राबड़ी देवी ने। और तेजस्वी यादव ने भी क्या कहा है, क्योंकि पूरा लालू यादव के पूरे जो राजनीतिक उपलब्धि है उसकी पूरी क्रेडिट लेते दिखाई पड़ रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन सच्चाई क्या है उसको बताने की कोशिश की तेजस्वी ने। तेजस्वी को सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। सोचना चाहिए, ये बात किस पर कहते दिख रहे हैं, नीतीश कुमार पर या बिहार की स्थिति पर, बिहार की सरकार पर? दोनों पे समझ सकते हैं। बिहार के लोगों को कोई बता रहे हैं कि स्थिति गंभीर है, और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति गंभीर है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अगर नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति गंभीर है, जैसा कि तेजस्वी का कहना है, अगर वास्तव में ऐसा है तो वास्तव में काफ़ी ज़्यादा गंभीर है मामला जी, और इसको फिर लोगों को भी सोचना चाहिए। तो अब समीर जी, एक तरीके से देखा जाए तो बिहार का चुनाव पूरी तरीके से कहा जाए खुल चुका है, और अब इसमें नीतीश कुमार जो है वो बैकफुट पर इस तरीके से नजर आ रहे हैं। ये तरीके से देखा जा सकता है, चूंकि भाषा का स्तर गिरना जो है वो बैकफुट पे होने का असर मालूम पड़ता है। आपको याद होगा समीर जी कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था और पहले और दूसरे मतलब पहले चरण के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा जो थी गिरने लगी थी जी, और आखिरी में तो आते आते वो भैंस छीन कर ले जाएंगे और क्या मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, इस तक पर सब पे आ गए थे। उसका नतीजा चुनाव परिणाम में दिखाई पड़ा, बीजेपी 240 पर सिमट गई। तो क्या नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि उनका गठबंधन जो है वो सिमट चुका है
और गठबंधन की भी सरकार नहीं बननी है, नीतीश कुमार की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो क्या ये वो समझ चुके हैं? तो इसलिए भाषा का स्तर गिर रहा है। ये सवाल अब सत्ता के गलियारों में जी, और सत्ता के गलियारों में सवाल उठ रहे हैं। और एक चीज और भी देखने को मिल रही है अमलेंदु जी, बहुत साफ स्पष्ट तरीके से, कि आप ये देखिए कि जो गठबंधन बदलने की बात आ रही है, और तेजस्वी भी कह रहे हैं कि अभी उधर है तो हो सकता है इधर भी आ जाए, कोई उसमें वो नहीं है, उनके पास अपनी कोई नीति, कोई विचारधारा नहीं है। जेडीयू में तमाम मुद्दों पर अब आप देखिए कि बिल्कुल दो फाड़ दिखाई पड़ रहा है। होली के मामले में, होली के व्यवस्था को लेकर तमाम बयानबाजियां आ रही है, बीजेपी के नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जेडीयू के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। वहां पर एक मेयर अंजुम आरा है, उन्होंने कहा कि दरभंगा की उन्होंने कहा कि इस पे होली के समय थोड़ी देर के लिए, जब नमाज का वक्त होता है, उतनी देर के लिए होली का कार्यक्रम रोक देना चाहिए। उसको लेकर जेडीयू के ही नेता किस तरह से विरोध पर उतर आए हैं। उतना तगड़ा विरोध तो बीजेपी वाले भी नहीं कर रहे हैं। तो वहां दिखाई पड़ रहा है किस तरह से एकदम दो फाड़ है जेडीयू अपने आप ही, चुनाव से पहले ही। हाँ, चुनाव से पहले ही दो फाड़ है। और वो जो उनके जेडीयू के एमएलसी है खालिद अनवर, हाँ, उन्होंने औरंगजेब को लेकर जो कह दिया था, उस पर बीजेपी के विधायकों के साथ जेडीयू के विधायक जो थे वो आ गए विरोध करने के लिए। अविनाश जी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि उन्होंने उसको नजदीक से कवर किया है। अविनाश जी से हम चाहेंगे कि वो आए, आके बताएं कि वो क्या मसला हुआ था औरंगजेब वाला, खालिद अनवर का। तो यानी पूरा कई मुद्दों पर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि जेडीयू के भीतर दो फाड़ हुआ है। अविनाश जी, हाँ, जेडीयू के अंदर लगातार कई मुद्दों पर स्थिति चल रही है जी। चाहे केंद्र सरकार का जो वक्फ विधेयक हो, उसको लेकर जेडीयू के अंदर विवाद की स्थिति है। होली को लेकर जो मामला चल रहा है कि क्योंकि होली और जुमा इस बार दोनों साथ साथ पड़ गए हैं। आमतौर पर होली क्योंकि जब खत्म हो जाती थी, उसके बाद रमजान का महीना शुरू होता था। लेकिन इस बार रमजान का महीने में ही होली पड़ी है। और दूसरी बात यह है कि शुक्रवार उसी दिन पड़ गया जिस दिन होली खेली जानी है। तो इसको लेकर लगातार जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं, और एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, तो उसको लेकर जेडीयू के अंदर सबसे ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है। एक तो पहले से ही जेडीयू नाराज थी, कई मुद्दे चले आ रहे हैं। सीएम पद का मामला तो खैर एक अलग ही मुद्दा है, लेकिन बाकी के मामले जिस तरीके से, जैसे वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो मुस्लिम संगठन लगातार विरोध करते जा रहे हैं। पहले तो उनका 13 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन था, और उन्होंने बोला भी था कि भाई नीतीश कुमार से हमारी इस मुद्दे पर बातचीत हो गई है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे जी। लेकिन होली पड़ गई, तो इसलिए उन्होंने 13 तारीख का जो प्रदर्शन था उसको बढ़ाकर फिर 17 तारीख को कर दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है कि 13 तारीख को होली का दहन होता है। हाँ। तो उसको लेकर हिंदू संगठनों में भी नाराजगी दिखाई दे रही थी कि भाई हमारे त्योहार के दिन क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है। तो फिर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने अपना प्रदर्शन बढ़ाकर 17 तारीख को कर दिया। इसको लेकर भी बिहार के अंदर जबरदस्त सुगबुगाहट मची हुई है। जो जेडीयू के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि भाई वक्फ संशोधन जो विधेयक है, उसमें जब जो अपनी डिमांड थी वो मानी ही नहीं गई है, तो फिर अपन समर्थन उसका क्यों करें। वो लगातार इसका चैलेंज कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार इसका समर्थन नहीं करेंगे। और दूसरा मुद्दा जो होली को लेकर है, दरभंगा की जो मेयर है, उनका जो बयान आया है, और उसके बाद जेडीयू के जो अशोक चौधरी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि भाई उनका निजी विचार है। भाई एक मेयर यदि बोल रही है, प्रशासन से बोल रही है कि भाई इतनी देर के लिए होली रोक दी जाए, तो फिर मेयर का बयान निजी बयान नहीं हो सकता है। और उस जाहिर सी बात है, उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है कि भाई सरकार वहाँ जो नीतीश कुमार चला रहे हैं वो बीजेपी के समर्थन से ही चला रहे हैं, तो अब उनसे बयान वापस लेने को लिए कहा गया है। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां चल रही लगातार जेडीयू और बीजेपी के अंदर कि भाई पहले बयान दिए जाते हैं, फिर बयान पर लिपापोती का काम शुरू होता है, तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में दूरियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। यानी नीतीश कुमार जरूर दुविधा में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं के भीतर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है अमलेंदु जी, कि वो किधर है। वो इंडिया गठबंधन की ओर है कि एनडीए गठबंधन की ओर है। उनके नेताओं ने अपनी तरफ से अपनी स्थिति स्पष्ट कर ली है। हाँ समीर जी, उनके नेताओं ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर ली है। हो सकता है कि नीतीश कुमार डबल गेम बीजेपी के साथ ही खेल रहे हो जी, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम देखिए व्यक्तिगत स्तर पर भी जाकर टिप्पणी कर रहे हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, ये साबित करने के लिए, ताकि जो है बीजेपी घोषित कर दे कि भाई मुख्यमंत्री हम इनको ही बनाएंगे अगर सरकार बनती है तो ये एक रणनीति का हिस्सा भी नीतीश कुमार की हो सकता है। लेकिन अगर ये रणनीति का भी हिस्सा समझिए, तब भी
भाषा के स्तर पर कम से कम नहीं गिरना चाहिए। आप इन बातों को कह सकते हैं भाई मैंने लालू प्रसाद यादव को बनवाया, आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई राबड़ी देवी जो है राजनीतिक की महिला नहीं है, इनके पति जेल गए थे तो इनको बना गए थे। आप इस तरह की भाषा भी करते हैं, लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कि इसके पति जेल गए तो इसको बना गए, तो ये और फिर वो सदन में इन सब चीजों की क्या जरूरत है, ये सब बहुत ज्यादा खराब है और इसकी सब निंदा हो रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भाजपा का भी अगर नेता है, कायदे का अगर व्यक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता होने से पहले तो वो नीतीश कुमार के इस तरीके के बयानों का समर्थन करेगा। हालांकि वहां भी जो है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी का इस तरह की बातें सब कही जाती रहती है, दीदी दीदी इस तरह कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है और लोग जो हैं वो इसका समर्थन नहीं कर सकते कम से कम। जी बिल्कुल, और इस मुद्दे को लेकर और बड़ा गर्म मुद्दा है इस समय जो उसकी चर्चा अभी अविनाश हमारे साथी कर रहे थे कि होली को लेकर, होली कैसे मनाया जाए। उसी दिन चूंकि शुक्रवार पड़ रहा है, जुमे की नमाज होनी है, उस दिन होली का भी त्योहार है। संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में जहां जामा मस्जिद को लेकर इतना विवाद चल रहा है पिछले कुछ समय से, वहां मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है और केवल संभल में ही नहीं कई और जगहों से, यानी ये खतरा है कि वहां पर मस्जिदों पर रंग डाला जा सकता है। और स्वाभाविक है कि ये जो आशंका होती है सामान्य लोगों से नहीं होती है, ये कुछ शरारती तत्वों से ही होती है जो जानबूझकर मस्जिद पर डालेंगे ताकि उससे विवाद हो, उसमें उनको मजा आए या फिर उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिले। आम आदमी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इस तरह के काम नहीं करता है। तो लेकिन ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि किस तरह से बिल्कुल समाज बटा हुआ है और होली को लेकर दूसरे राज्यों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली में जहां नई नई भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, बड़े बड़े वादे उसने किए थे, तो अब विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी जो सत्ता से कुछ ही दिन पहले बाहर हुई है, वो कह रही है कि यहाँ जो वादे किए गए थे कब पूरा होगा। होली तो आ गई, अब कल ही है होली, आखिर सिलेंडर कब मिलेगा? होली के जो पकवान बनने हैं वो तो बन चुके, बनाए जा रहे हैं, सिलेंडर कब मिलेगा? तो सिलेंडर की मांग को लेकर हम लोग देखेंगे कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में, और बीजेपी सरकार से कह रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं कि आपने सिलेंडर के लिए कहा था, कहाँ गया, कब मिलेगा सिलेंडर? तो ये एक बार उन विजुअल्स को हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं सिलेंडर लेकर, अपने हाथों में तख्तियां लेकर आम आदमी पार्टी के नेता। सिलेंडर दिया जाए, अब तो एक ही दिन बचा है, अब क्या मिल पाएगा? अगर याद दिला रहे हैं तो बीजेपी अगर याद कर भी ले सरकार, तो एक दिन में सबको सिलेंडर देना तो बड़ा मुश्किल होगा। ये क्या, तो समीर जी अभी सरकार बनी है, हम तो यूपी वाले जो 2022 से सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। 2022 से सोच रहे हैं कि अमित शाह जी बोल कर आए थे कि होली और दीपावली पे एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। जी ये लिख रहे हैं, देखिए होली आ गई, फ्री सिलेंडर कब आएगा। तो ये तो दिल्ली वाले बहुत अधीर निकले, ये तो मतलब इतना भी इंतजार नहीं कर सकते। देशभक्ति में, राष्ट्रभक्ति में इतना भी इंतजार नहीं कर सकती, 2-4 साल इंतजार कर लें। हम तो बताइए देशभक्ति में जो 2022 से इंतजार करने की फ्री सिलेंडर मिलेगा, तो ये तो बड़ी खराब बात है। दिल्ली वाले इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? लेकिन समीर जी जिस तरीके से आपने चर्चा किया कि जो मस्जिदें ढकी जा रही हैं, और ये सिर्फ संभल में नहीं हो रहा, बरेली में, अलीगढ़ में, कई जगहों पे, आगरा में, तमाम जगहों पे लोग जो स्थानीय प्रशासन है वो कर रहा है। और एक हिसाब से समीर जी ये मुझे लगता है कि एहतियात के तौर पर अगर किया जा रहा है जी, तो ये ठीक भी हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि भाई ऐसे समय में ही असामाजिक तत्व जो हैं जी हाँ वो अपना रास्ता ढूंढे। और चूंकि भाई देखिए जब इस तरह की चीजें होती हैं तो असामाजिक तत्व अपना उसमें रास्ता ढूंढते हैं जी। तो अब सब और लगता ही है सामाजिक तत्वों को कि शायद उनकी ही सरकार आ गई है, ऐसा उनको लगता हो। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी इस तरह की चीजें कर रहा है, ये एक तरीके से एहतियात के तौर पे ठीक हो सकता है जी। तो ये प्रिकॉशंस अगर बरती जा रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से, तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन इस पर जो फिरंगी महली है, राशिद फिरंगी महली मौलाना जो है, उन्होंने बताया कि जुमे की नमाज जो है वो एक दिन पहले पढ़ने की सलाह पर मतलब उनसे कहा गया था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो जुम्मा जो है वो 14 मार्च को ही है, और जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में नमाज पढ़ने का समय वो बढ़ा दिया गया है ताकि जो होली का जुलूस निकलता है उसके बीच कोई क्लैश ना होने पाए। तो हम उनको सुन भी सकते हैं कि उनका जी सुनते हैं उनको, एक बार पहले सुन लेते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक है कुलदीप कुमार, वो क्या कह रहे हैं। और उनको मांग है कि होली आ गया है, होली पर तमाम, आपने सही कहा कि एहतियातन ये कदम उठाए जाने चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लेकिन जो सवाल है वो ये सवाल है कि आखिर इस तरह के एहतियात की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब कि समाज में हमारे विभाजन हो गया है, हुआ है, और
और उसको देखते हुए इसकी ज़रूरत पड़ रही है। जो सौहार्द होता है त्योहारों में, भाईचारा होता है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं खटास है और इसकी आशंका प्रशासन को भी है कि उसका वो दिखाई पड़ सकता है, इसलिए उस मस्जिदों को ढका जा रहा है। तो कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनको सुनते हैं ये जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, क्या मांग है इनकी और इनको क्या लग रहा है कि अब एक दिन में इनको सिलेंडर मिल जाएगा। मुफ्त सिलेंडर नहीं ले लेंगे आम आदमी पार्टी के लोग, दिल्ली वालों के लिए, वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो पूरे दिल्ली वालों के लिए कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये वादा जो आश्वासन दिया गया था पूरे दिल्ली वालों के लिए दिया गया था, तो जब तक वो नहीं ले लेंगे तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे। लग रहा है अब आम आदमी पार्टी वाले होली भी नहीं मनाएंगे, लेकिन होली जहाँ जो लोग मना रहे हैं और वहाँ पर जिस तरह से भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मस्जिदों को ढका जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ये चीज़ें हो रही हैं और ख़ास तौर पर संभल के अलावा बरेली में, अलीगढ़ में, कई शहरों में जो मस्जिदें हैं, जुलूस का जहां होली का जुलूस निकलना है, उन रास्तों पर मस्जिदों को ढका जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं जो विजुअल्स हैं, हमारे ख्याल से ये बरेली के विजुअल्स हैं ये। और ये बरेली विजुअल्स है, वहाँ ढका जा रहा है। तो ये आगरा में भी ढका जा रहा है, शाहजहांपुर में ढका जा रहा है, संभल में ढका जा रहा है, कई जगहों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो ये एहतियातन प्रशासन कर रहा है। अब ये प्रशासन स्थानीय प्रशासन कर रहा है या सरकार की तरफ से कोई आदेश है, ये पता नहीं समीर जी। जब तक ये स्पष्ट नहीं, तब तक इसमें चर्चा नहीं की जाए। जो संभल का है वो तो वहाँ प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ही इसको करवा रहा है ढकने का, लेकिन और जगहों पर ही प्रशासन की तरफ से ही एहतियातन कराया जा रहा है, मस्जिदों को ढका जा रहा है उन रास्तों में। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात समीर जी आपने कही, बात वही है कि अगर प्रशासन को एहतियातन ये करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब समाज में विभाजन हो चुका है। बिल्कुल, यानी डिवाइडर इन चीफ जो है वो समाज को विभाजित करने में सफल रहे हैं। ये उनकी 70 सालों में पहली उपलब्धि मानी जा सकती है समीर जी, क्योंकि हम लोगों ने अपना बचपन देखा और आपने भी अपना बचपन देखा होगा समीर जी, कि हम लोगों के बचपन में ये बताया जाता था कि अगर होली खेलने घर से बाहर जा रहे हो तो अगर कोई महिला है तो आप उस पर रंग नहीं डालेंगे, कोई मुसलमान अगर जा रहा है तो आप उस पर रंग नहीं डालेंगे, कोई वृद्ध जा रहा है तो उस पर आप रंग नहीं डालेंगे। और होता यह था समीर जी कि जो लोग रंग से बचना चाहते थे तो वो कोई मुसलमान जा रहा है तो उसकी आड़ में बच के निकलते थे या महिलाओं की आड़ में बच के निकलते थे। ये सख्त हिदायत घर वालों की तरफ से होती थी। लेकिन अगर अब इस तरीके की एहतियातन प्रशासन को करनी पड़ रही है तैयारी, तो इसका मतलब कि समाज को विभाजित किया जा चुका है और जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के मूल्य हैं, उनको तिरोहित किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा अपवित्र कर दिया है, इस तरीके से ये कहा जा सकता है अगर इस तरीके की चीजें जो है हो रही हैं। जी बिल्कुल, अगर प्रशासन को ये करना पड़ रहा है कि मस्जिदों को ढकना, इसका मतलब उसको ये आशंका है कि शरारती तत्व हैं और बहुतायत में है और उनके साथ बाकायदा एक ताकत लगी हुई है जो कि उनके बचाव में भी उतर आएगी, इसलिए वो पहले से ही एहतियातन ये कदम उठा रहे हैं। तो अब कौन है और ऐसा करने वाले, लेकिन ये ठीक है कि अगर आशंका है तो एहतियातन कदम ये सारे उठाए जाने चाहिए, प्रशासन का काम ही यही है। लेकिन इसको लेकर सौहार्द की अपील करने वालों की भी कोई कमी नहीं है, वो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, उसी तरह की अपील की है मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली ने, जो लखनऊ के इमाम हैं। उन्होंने कहा है, एक बार सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं और किस तरह की अपील। चूंकि ये संयोग है कि दोनों त्योहारों का समय एक ही समय है और एक ही दिन है और समय भी वही लगभग होता है, होली खेलने का भी दिन में लोग रंग की होली खेलते हैं और शाम को मिलन करते हैं, होली मिलन, और जुमे की नमाज भी पढ़ी जाती है दोपहर में। सुन लेते हैं खालिद रशीद फिरंगी बहली को। हो तो वो कर लिया जाए, यही बात कह रहे हैं और यही कोशिश कर रहा है प्रशासन भी हर जगह, चाहे वो संभल हो, चाहे बरेली हो, बदायूं हो, और शहरों में भी इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल जो सबकी चिंता का विषय है वो यही है कि आखिर समाज में ये स्थितियां आई कैसे, और ये स्थितियां नहीं आनी चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरों के धर्मों का आदर करना चाहिए। शिवसेना के नेता संजय राउत को भी सुन लेते हैं, इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने क्या कहा है, जो जगह जगह मस्जिदों को ढकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि होली के दिन जुमे की नमाज भी हो रही है और उसी दिन शुक्रवार के दिन चूंकि होली पड़ रही है। संजय राउत को सुनते हैं। मनाने की परंपरा रही है और उसी तरह से मनाया जाना चाहिए, लेकिन जगह जगह केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी मस्जिदों को ढकने या फिर उस पर रंग न पड़ने पाए तो उसको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये कोशिशें क्यों करनी पड़ रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल एक सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर अपने आप में खड़ा हो गया है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। लेकिन इन सब से अलग एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है और जिसकी ओर ध्यान दिलाया है कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल यादव कह रहे हैं, और माफ कीजिएगा राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो पेपर लीक का जिक्र कर रहे हैं कि इस बीच 6 राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं हो रही थीं और 8 बोर्ड के पेपर लीक हुए हैं, उनसे 85 लाख स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और लिख रहे हैं कि 6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में, पेपर लीक हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक पद्मव्यूह बन गया। उन्होंने चक्रव्यूह की जगह पद्मव्यूह इस्तेमाल किया था शब्द पार्लियामेंट में, वही वो लिख रहे हैं। पेपर लीक मेहनती छात्रों और उनके परिवारों को अनिश्चितता और तनाव में धकेल देता है, उनके परिश्रम का फल उनसे छीन लेता है। साथ ही यह अगली पीढ़ी को गलत संदेश देता है कि बेईमानी मेहनत से बेहतर हो सकती है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ जब नीट पेपर लीक ने देश को झकझोर दिया था। हमारे विरोध के बाद मोदी सरकार ने नए कानून के पीछे छिपकर उसे समाधान बताया, लेकिन इतने सारे हालिया लीक ने उसे भी विफल साबित कर दिया। ये गंभीर समस्या एक सिस्टमेटिक फेलियर है। इसका खात्मा सभी राजनीतिक दलों और सरकारों को मतभेद भुलाकर मिलकर कड़े कदम उठाने से होगा। इन परीक्षाओं की गरिमा बनी रहना हमारे बच्चों का अधिकार है और इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। तो बोर्ड पेपर्स में भी कई जगहों पर परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक पिछले कुछ समय से किस तरह से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन और कई सारी कार्रवाइयां होती हैं जब लीक की घटनाएं आती हैं, लेकिन कहीं भी पेपर लीक की घटनाएं रुक नहीं रही। हाँ बिल्कुल, पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुक रही हैं और उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और समीर जी, पेपर लीक के मसले पर अभी सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी आई है कि जमानत याचिका को खारिज करते हुए राजस्थान का एक मसला था, वहाँ हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और कहा कि चूंकि भारत में जो है वो नौकरियां कम हैं और आवेदन करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इन नौकरियों की शुचिता बनी रहना, इन पेपर्स की शुचिता बनी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये जमानत रद्द की जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। तो यानी कि एक गंभीर मसला बन चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एक तरीके से कहा जाए कि ये पेपर लीक लगातार होना है। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया, लोकसभा में उठाया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में उठाया और बताया कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए, ये आरोप लगे। चुनाव में भी मुद्दा बना। तो बहुत सारी मसले जो हैं इसको लेकर उठ रहे हैं और ये एक बड़ा मसला ये बन चुका है। जी बिल्कुल, कोई परीक्षा जो आरोप हैं और लगातार ये खबरें आ रही हैं, आरोप नहीं बल्कि इनमें सच्चाई है कि कोई परीक्षा शायद ही ऐसी हो पा रही हो जिसमें धांधली की शिकायतें ना आ रही हो, खासतौर पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं में भी पेपर लीक की इतनी घटनाएं हुई जिसकी और राहुल गांधी ने इशारा किया है, अखबार की कटिंग उन्होंने लगाई है कि 6 राज्यों में 8 बोर्ड के पेपर लीक हुए हैं, यानी 8 राज्यों के बोर्ड के पेपर कुल मिलाकर उन्होंने उसका जिक्र किया है। अलग अलग राज्यों में बोर्ड के परीक्षाएं हो रही हैं, अलग अलग राज्यों के बोर्ड की, और इसके अलावा जो केंद्रीय बोर्ड है CBSE और ICSE उनकी परीक्षाएं। तो 8 बोर्ड की परीक्षाएं की लीक हुई जिससे 85 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। तो बड़ी घटना है। लगातार इस तरह की बातें आती रहती हैं, कदम उठाए जाते हैं, लेकिन कोई ठोस उपाय उसका अब तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है और ये खबरें लगातार आ रही हैं।